Hello friends, I hope you are doing very good. So here I am going to talk about tool making, right? In prehistoric section, we come across like different kind of technique for the tool making. So all these things would happen, but before them, I would like to take an introductory part of that tool making technique, right? So let's start. Here, the prehistoric man fashioned their first tool from stone. As you all know, the most ancient product of human industry were made of chipped and flaked stone. Okay, जो एंशियंट स्टोन या जो भी चीज़ थी, what were they? Actually, the most common material were flints. Remember this: flint, quartzite, siliceous rocks, and quartz. Right? Four materials were very common, like flint, quartzite, siliceous rocks, and quartz. Right? Early men used them according to their availability in the region. For example, in Europe, especially in England and France, all implements have been made on flint. Although normally flint occur in the chalk deposit, in Paleolithic and Mesolithic period, man obtained this material either from the bank and bed of the river or from cliff and sea beaches. Right? In most of the places, the people referred flint because of its natural qualities. On the one hand, it splits beautifully to produce sharp-edged flake, right? On the other hand, the material is so resistant that it can only be blunted by heavy blow against a hard surface. Therefore, both flake tool and chipping instruments could be made out of flint. तो अभी आप समझ गए फ्लिंट क्यों यूज़ किया जा रहा था, ठीक है. बट द प्लेसेस वेयर आर्केन एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स प्रीडोमिनेंट, तो वहाँ वो क्या करेंगे, फ्लिंट रिमेन एब्सेंट, वहाँ तो फ्लिंट था ही नहीं, ठीक है. देन अर्ली मैन इन दोज प्लेसेस वेयर कॉम्पेल्ड टू यूज सिलीसियस रॉक्स, क्वार्टजाइट, चर्च, क्वार्ट्ज etc, which showed similar or greater hardness than the flint, right? But as the said rock often splitted awkwardly, मतलब वो मारे अजीब तरह से टूट जाता था, तो यूजुअली क्या हुआ, पीपल बिगेन टू अवॉइड दीज एंड वेंट इन सर्च ऑफ अदर रॉक. अब मटेरियल लाइक जेड एंड ऑब्सीडियन, यू हैव हर्ड दैट, आपने सुना होगा जेड एंड ऑब्सीडियन के बारे में, वेर फाउंड आउट बट नन ऑफ देम वॉज सूटेबल. तो वाई the jade was extremely hard that the people faced a great trouble in chipping, while obsidian was too fragile. Obsidian जैसे अभ्रक इसको शायद हिंदी में कहते हैं, was too fragile to work with. So in some region of the world like Mexico, Japan and Greek island of Mediterranean, Translucanian and Armenia, ठीक है, shiny volcanic rock was found useful, particularly for the production of blade in Neolithic times. अब देर वेर वेरियस वेज टू कन्वर्ट ए स्टोन इंटू टूल और वेपन, ठीक है. द अर्लीस्ट वे वॉज टू ब्रेक ए लंप ऑफ रॉक टू हाफ. भाई सबसे पहले हमारे एंशियंट पीपल जो थे वो सबसे पहले एक रॉक को या फ्लिंट को लिया या लंप ऑफ रॉक लिया और उसको क्या किया, हाफ करने की कोशिश की. तो सबसे पहले जो ब्रेक किया उन्होंने क्या किया, किसी पत्थर का आधा टुकड़ा बनाया, उसको ऐसे तोड़ा कि वो हाफ डिवाइड हो जाए. तो जो एक शार्प एजेस बन जाती हैं, द अनइवन शार्प एजेस वेयर वेरी इफेक्टिव फॉर द पर्पज ऑफ असॉल्ट. लाइक हाफ हो गया तो आप पत्थर को लीजिए और तोड़िए, हाफ करिए, तो आप देखेंगे एक शार्प एज बन जाता है, ठीक है. तो ये एज उनके बेनिफिट में आ जाता था क्योंकि उससे वो कुछ कर सकते थे, उससे वो हंटिंग वगैरह एटलीस्ट थोड़ा सा क्लियरेंस या सॉल्ट या फॉरेस्ट को थोड़ा सा आसपास कोई चीज़ आ रही है, कोई झाड़ी झुंडकाड़ आ रहा है तो उसको वो क्लीन कर सकते थे, ठीक है. इसके बाद कई 100 साल लगे, आप समझ सकते हैं, हाफ पत्थर तोड़ने के कई 100 साल बाद उसको उन्होंने और तोड़ा. आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, मतलब ये लेटर स्पेशलाइजेशन अपीयर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल. देखिए
लंप ऑफ स्टोन लिया, वेदर ए पबल, नोड्यूल और कोई भी चीज़ ले लीजिए या एंगुलर फ्रैगमेंट ले लीजिए, इट रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ब्लो ऑन इट्स फ्लैट सरफेस टू डिटैच द फ्लैग। जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा पत्थर लीजिए, ठीक है, अब आपको उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, एक तेजी से एक ब्लो करेंगे, ठीक है, और वो ब्लो करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंगल बनाते हुए, तभी तो एक छोटी सी चिप निकलेगी जिसे आप फ्लैग कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग ए फ्यू फ्लेक फ्रॉम लंप, द लंप वॉज फाउंड टू बी यूज्ड एन इम्प्लीमेंट विच वी कॉल कोर टूल। समझ आ रही बात? देखिए, जैसे कोई पत्थर लीजिए, उसके साइड से फ्लेक्स को हटा दीजिए ब्लो करके, किसी और पत्थर से चोट करके, तो एक नोड्यूल का एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपको नोड्यूल प्राप्त हो जाएगा, उसको हम कह देते हैं कोर टूल। ध्यान दे रहे हैं? ठीक है। तो द फ्लेक विच वेर लेफ्ट एज वेस्ट प्रोडक्ट कुड अगेन बी मेड इनटू इम्प्लीमेंट आफ्टर फर्दर ट्रिमिंग। ठीक है, जो ये फ्लेक निकला इसको आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, फिर इससे एक नया टूल बना सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी वर्क इज डेजिग्नेटेड एज ड्रेसिंग और रीटच, एंड द टूल जो इससे बना उसको कह देते हैं हम फ्लेक टूल। ठीक है। Both the core and flake give rise to certain definite characteristic as a consequence of intentional striking by man। यही पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक या वो फीचर्स दिखाई देते हैं, कैसे पता चलता है इज दिस फ्लेक टूल और इज दिस कोर टूल। ठीक है। आप ये इंटेंशनल जब करते हैं ना, कोई दिमाग से सोच के हम चोट करते हैं ना किसी चीज़ पर, जिससे वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, वो ज़्यादा उसका कोर स्ट्रांग हो जाए, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स बन जाएं, ठीक है, जिससे हम उससे ज़्यादा इफेक्टिव वे से काम ले सकें। ठीक है। तो बस यही बात हुई। तो द फ्लैट सरफेस ऑफ द कोर वेयर ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय मीन्स ऑफ ए सिंपल पबल और ए हैमर स्टोन इज नोन एज स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म कहाँ है। ठीक है। आपने एक लंप लिया, एक नोड्यूल ले लिया, और आपने किसी हैमर या किसी पबल से या किसी अलग या किसी और दूसरे स्टोन से वहाँ पे आपने चोट करी तेजी से। तो द फ्लैट सरफेस ऑफ कोर वेयर ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय मीन्स ऑफ ए सिंपल पबल और हैमर स्टोन इज नोन एज स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। अब देखिए, द ईच चिप, जो भी आपने मारा तो कुछ तो टूटा, तो जो चिप निकला, ईच चिप विच वॉज फ्लेक्ड ऑफ shows is swelling on its ventral surface। आप कभी जाइए, कोई पत्थर ले लीजिए और ये करके देखिए। ठीक है। तो जो ये चिप निकलेगा ना, उसके वेंट्रल सरफेस पे, यानी उसके नीचे वाले हिस्से पे आप देखेंगे तो एक उभार सा मिलेगा। तो दैट इज द जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। तो जो ये उभार है, द प्रोटूबरेंस इज कॉल्ड बल्ब ऑफ परकसन। क्या कहते हैं? बल्ब ऑफ परकसन, या कह सकते हैं पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकसन। चाहे आप बल्ब ऑफ परकसन बोले, चाहे पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकसन कहते हैं। तो आपको कहाँ ये मिलेगा पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकसन? इस फ्लेक में। तो जो भी फ्लेक निकलेगा ये डिटैच होगा हार्ड रॉक से, दैट हैव पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकसन। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फ्लेक है, राइट। इसके साथ साथ एक करस्पॉन्डिंग कैविटी भी बन जाती है। तो द करस्पॉन्डिंग कैविटी ऑन द कोर इज कॉल्ड निगेटिव बल्ब ऑफ परकसन। भाई जहाँ से निकल रहा है आप उसको देखिएगा तो एक कैविटी सा डेवलप हो जाता है। जिस पत्थर से हम तोड़कर फ्लेक को निकालते हैं, उस पत्थर पे आप नोटिस करिएगा तो एक कैविटी हल्की सी डेवलप हो जाती है, उसको कह देते हैं हम निगेटिव बल्ब ऑफ परकसन। अब फ्लेक को देखिए, इसमें क्या होगा? The positive bulb of percussion is followed by a number of low concentric ripples is termed as flake scars। आप तोड़िए फ्लेक को और देखिए उसके साथ साथ एक छोटे स्कार्स भी बने रहेंगे, इसको कहते हैं फ्लेक स्कार्स। तो द पेरेंट नोड्यूल यानी द कोर वेयर यू गॉट द नोड्यूल फ्लेक्स, तो द कोर ऑल्सो शो कॉरेस्पॉन्डिंग हॉलो रिपल्स। जहाँ पे चोट की गई है वहाँ पे आपको वहाँ भी रिपल्स दिखेंगे। ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं? द बल्बर स्कार। क्या कहते हैं? बल्बर स्कार। ठीक है। अब ये जो ये बल्बर स्कार है वो कहाँ मिलेगा? हमेशा हमें कोर टूल पे। और जो ये
फ्लेक स्कार है वो तो फ्लेक स्कार फ्लेक पे ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये कैसे अराइज हुए, जब हम दे अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लेक्स, ठीक है। तो दीज सटर मार्क्स या दीज फ्लेक स्कार्स आर ऑल्सो नोन एज स्प्लिट्स एंड फिशर्स, ठीक है। और ये हमेशा रिपल मार्क्स के परपेंडिकुलर होंगे, समझ आ रही है। द रिपल मार्क्स आर नथिंग बट ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रिंग अराउंड द पॉइंट ऑफ फोर्स, जहाँ फोर्स आपने किया ना वहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग सी डेवलप हो जाती है और वो होती है रिपल मार्क्स, ठीक है। तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग बना है इस यहाँ जो एक पॉइंट मिलता है वहाँ पे हमको मिलता है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जहाँ हमने फोर्स डिलीवर किया था, ठीक है। दे कैन बी कंपेरेबल टू द रिपल इन अ पॉन्ड, जैसे आप पानी में पानी वो फेंकेंगे ना पत्थर तो बनते हैं ना कंसेंट्रिक रिंग, इसी तरह जब हम कोर पे ब्लो करते हैं ना फोर्स तो भी एक कंसेंट्रिक रिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं कोर टूल और फ्लेक टूल के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करिए कि आप पत्थर लीजिए और एक और दूसरा पत्थर लीजिए और उससे फ्लेकिंग करना शुरू करिए, ठीक है। फिर वो जो चिप या फ्लेक निकलेगा फिर उसके आधार पे वो देखिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि क्या क्या हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करिए। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या टेक्निक थे और किस किस स्टेज पे किस किस पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में कौन कौन सी टेक्निक लगाई गई और क्यों वो टेक्निक लगाई गई, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।